मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विकसित देशों में जो एक ग्रोसरी स्टोर होता है उसे शुरू किया जाता है। ग्रोसरी स्टोर मतलब हमारे यहाँ पर जैसे किराने की दुकान होती है, जनरल स्टोर होता है और कन्फेक्शनरी स्टोर होता है। वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर को ग्रोसरी स्टोर बोलते हैं। भाइयों, ग्रोसरी स्टोर अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला है बिग डिपार्टमेंटल स्टोर, दूसरा है 7-Eleven मोहल्ले की दुकान। ये एक चेन स्टोर होता है, जैसे हमारे यहाँ पर ईटी डे होता है ना कि एक स्टोर की सब जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उसकी फ्रेंचाइजी होती है और मेन ओनर जो है वो हेड ऑफिस में बैठा हुआ है। तीसरा है कन्वीनियंस स्टोर, जिसे बोलते हैं छोटी दुकान या बहुत पास की दुकान। भाइयों, विकसित देशों में पहले दिन से ही सेवा को शुरू करते हुए विशेष ध्यान दिया जाता है। मित्रों, इस पोस्ट में मैं आपको बताऊं, दो तरीके की बातें हैं। एक तो मेरा विकसित देशों का अध्ययन, एक ईश्वरीय शक्तियों से प्राप्त ज्ञान के कॉम्बिनेशन से ये वीडियो बनी है। और जो ईश्वरीय शक्तियों का ज्ञान जो है वो आपको अलग दिख जाएगा, और जो विकसित देशों का ज्ञान है वो अलग दिख जाएगा। विकसित देशों के ज्ञान में तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, रेगुलेशन और रिसर्च और इस तरीके का ज्ञान जब भी मैं आपको बताऊंगा वो विकसित देशों का ज्ञान है। और जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन है, जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत यूनिक सी है, तो वो आप मेरे ईश्वरीय शक्तियों से प्राप्त ज्ञान के अनुसार मैं ऐसा कर पाता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि ऐसा करना एक सामान्य बात है। विशेष लोगों को ऐसी शक्तियां प्रदान की जाती है जो इस तरीके की बातें बता पाए। और अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट पर बात कर सकते हैं। मैं केवल दिशा ज्ञान से संबंधित जो मेरा विषय है उस पर ही आपको यह बता सकता हूँ कि ईश्वरीय शक्तियाँ क्या चाहती हैं। मतलब अभी आप मेरे से किसी और सब्जेक्ट पे, जैसे साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में और ज्योग्राफी के बारे में अगर आप मेरे से बात करेंगे तो मैं उसमें आपकी कोई विशेष सहायता नहीं कर पाऊंगा। पर हाँ, सामान्य ज्ञान के अनुसार मैं उसमें कुछ बातें बता सकता हूँ, पर वो उससे ज्यादा तो आप लोगों को स्वयं पता है। तो मित्रों, चालू करते हैं। विकसित देशों में पहले दिन से ही सेवा को शुरू करने में बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उनकी सोच के पीछे की खुशबू यह है कि अगर कोई दुकान या सेवा चालू की जा रही है, उसकी शुरुआत से ही सही चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसे एक व्यापारी को व्यापारिक लाभ होगा, सरकारों को टैक्स मिलेगा और मजबूत प्राइवेट जॉब जनरेट होंगी तथा एक अच्छी सेवा की शुरुआत होगी, जिससे वह सेवा घर घर में जाकर यूजर के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आप माने कि आप मुझे ईश्वरीय शक्तियों से प्राप्त होती है। तो ये जो मैंने पढ़ा है फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इसमें कहा गया है कि जब भी कोई दुकान चालू की जाती है उसका सही चलना, उसका अच्छे से चलना इसलिए जरूरी है कि इससे व्यापारी को अच्छा व्यापारिक लाभ मिलता है। मतलब वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाता है। अच्छा, सरकारों को टैक्स मिलता है। सरकारों को टैक्स मिलने से क्या फायदा होता है? जितने भी
सरकारी, प्रशासनिक और राजनेता हैं, उन्हें एक तो अच्छी सैलरी दे पाते हैं और अच्छे संसाधन दे पाते हैं। मतलब टैक्स से हमने अच्छी सैलरी दे दी और अच्छे संसाधन नहीं दे पा रहे, तब भी काम नहीं होने का। और अच्छे संसाधन दे दिए और अच्छी सैलरी नहीं दे पाई, तब भी वो मतलब इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे हमारे जो सरकारी लोग हैं। और जब दुकान अच्छे से चलेगी तो वहां पर जो प्राइवेट जॉब है, जैसे विकसित देशों में होता है, उन्हें भी हम अच्छी तनख्वाह दे पाएंगे। अगर दुकान बढ़िया नहीं चल रही तो मालिक आए दिन सैलरी कट करेगा और उस शॉप से जो सेवाएं जनरेट हो रही है, जो ग्रोसरी स्टोर है वहां से रिटेल की सेवाएं जनरेट हो रही है, यानी वहां से अच्छे उत्पाद आपके घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास अच्छे उत्पाद आएंगे तो आपके जीवन में वो सकारात्मक बदलाव लाएंगे, जिससे आपका इस देश के प्रति सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा और आप अपनी सेवाओं में अच्छे से कार्य कर पाएंगे। इसके लिए पहले दिन से ही रिलेटेड डिपार्टमेंट में जाकर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन एक सकारात्मक तरीका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी सेवा को, किसी भी दुकान को गवर्नमेंट के डाटाबेस में लाने का तरीका है, जिससे जब तक दुकान चलती है तब तक रिलेटेड डिपार्टमेंट उसकी केयर, एजुकेशन, ट्रेनिंग, फॉर्मेट डिजाइनिंग, रेगुलेशन और डिलीट कर सकता है। अब मित्रों, जब यह बात मेरे पास कि ऐसा विकसित देशों में होता है, यह अविश्वसनीय बात है कि मेरे पास ये ईश्वरीय ज्ञान से आई थी कि विकसित देशों में सेवा पहले रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि विकसित देश सारे ये फॉर्मल कंट्री हैं, जितने भी डेवलप्ड देश हैं वो फॉर्मल कंट्री है। हमारा देश जो है वो एक तरीके से डेवलपिंग कंट्री है, पर एक कैजुअल कंट्री है। यहाँ पर आप तो कोई भी दुकान किसी भी तरीके से चालू कर लो, उससे क्या होता है कि ना तो जो ओनर है वो खुश है, और जो ना सरकारों को टैक्स जा रहा है, ना सरकारें खुश है, और जी ना जो एम्प्लॉय वहां काम कर रहे हैं, ना वो लोग अच्छे से जीवन जी पा रहे हैं, और ना ही अच्छी सेवा का यूजर आनंद ले पा रहा है। तो मित्रों, जब मैंने ये बात की विकसित देशों में ये बात जाननी चाहिए कि वहां सेवाओं का रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं होता, तो मुझे ढंग से बात नहीं पता चल पा रही थी। पर काफी मेहनत के बाद जो मुझे बातें पता लगी हैं वो ये है कि वहां पर हर सेवाओं का एक कोड होता है। उस कोड में अपनी सेवाओं को आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी प्लम्बर का, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट कोड तो नहीं बता रहा है, आइडिया से मान लेते हैं उसका 5 डिजिट का एक नंबर है जो उसकी सर्विस कोड है। सर्विस कोड मान लो 5252 और 5, ये उसका सर्विस कोड है। तब अपनी एजुकेशन और सर्टिफिकेशन के बाद उसे अपनी सेवाओं को इस कोड के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इससे क्या है कि जितने भी ये अमेरिका में स्टेट लेवल पर होता है, जितने भी उस स्टेट में कारपेंटर होंगे वो गवर्नमेंट के डाटाबेस में होते हैं। अब इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है
कि जैसे स्टेटिक्स डिपार्टमेंट है, स्टेटिक्स डिपार्टमेंट को समय समय पे अपना डाटा पेश करना पड़ता है। तो स्टेटिक्स डिपार्टमेंट को अगर कोई डाटा कारपेंटर से संबंधित है तो उन्हें उस डाटा को कलेक्ट करने में आसानी होगी, क्योंकि जितने भी कारपेंटर हैं वो डाटाबेस में और कभी भी उनसे मिला जा सकता है, उनके पास अप्रोच किया जा सकता है। और जितने भी रिसर्चर होते हैं, हर सेवाओं में रिसर्चर समय समय पर आते हैं उन सेवाओं को अपडेट करने के लिए, उनकी एजुकेशन को, उनकी ट्रेनिंग को अपडेट करने के लिए। और रेगुलेटरी जो बॉडीज होती हैं, रेगुलेटरी बॉडी को अपडेट करने के लिए समय समय पर रिसर्चर आते हैं। तो अगर सेवाएं डाटाबेस में होती हैं तो इस तरीके का कार्य किया जा सकता है। इसके बाद जो रेगुलेटर हैं वो उन सेवाओं में आते हैं जहां पे रेगुलेशन अनिवार्य है। तो अगर डाटाबेस होता है तो वहां पर आसानी से वो पहुंचकर उन सेवाओं को रेगुलेट कर सकते हैं। और मित्रों, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ईश्वरीय शक्तियां ये कहती हैं कि रेगुलेशन जो होता है ना, कोई नेगेटिव चीज नहीं है, वो भी एक सेवा है। तो इसे भी सकारात्मक रूप से लीजिए। मतलब रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप किसी भी सेवाधारक के पास जा रहे हो और रेगुलेशन के नाम पर उसे परेशान, हताश, निराश कर रहे हो। तो अभी तो मैं इस बारे में यही बताऊंगा, आगे और डिटेल में बताऊंगा। और मित्रों, जब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर डाटाबेस में होता है और एक समय में उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, या जैसे ओनर है वो कह रहा है कि भाई अब मैं अपनी दुकान को बंद कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में उसे मतलब डाटाबेस से डिलीट करना भी आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो जैसा प्रोसीजर वहां पर सेवाओं को चालू करने का है, उससे एक छोटा प्रोसीजर उन सेवाओं को डिलीट करने का भी है। मतलब डिलीट भी ऐसे नहीं कि आज आपने चाहा दुकान बंद करके बैठ गए, तो उसका भी एक छोटा प्रोसीजर है, उसे वहां पर फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद लाइसेंस लेने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तब ओनर को रिटेल का लाइसेंस लेना पड़ता है। रिटेल का लाइसेंस लेने के बाद वह व्यक्ति उस सेगमेंट में रिटेल ही कर सकता है, होलसेल नहीं या मैन्युफैक्चरिंग नहीं। हमारे यहाँ एक रिटेलर या होलसेलर या मैन्युफैक्चर मिक्स काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक रिटेलर वह होलसेल भी कर रहा है, वह रिटेल भी कर रहा है, वह मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, जिससे एक दूसरे के काम पर फर्क पड़ रहा है। रिटेल लाइसेंस से उसका धंधा सेफ जोन में रहता है। कहने का मतलब ये है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के सेवा चालू नहीं कर सकता। इसलिए रिटेल लाइसेंस वाला रजिस्ट्रेशन कराकर ही रिटेल की सेवा चालू की जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे आपको रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपकी सेवा रिटेल से रिलेटेड है तो आपको रिटेल का लाइसेंस लेना होगा, अगर होलसेल से रिलेटेड है तो होलसेल का लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आप वही सेवा दे पाओगे। ये नहीं कि जैसे हमारे देश में हो जाता है कि होलसेलर रिटेलिंग कर रहा है, रिटेलर होलसेलिंग कर रहा है और दोनों एक दूसरे का धंधा खराब कर रहे हैं।
मित्रों, अगर विकसित देशों में अपने एम्प्लॉय को अच्छी तनख्वाह देना और सरकारों को टैक्स देना वो दे पाते हैं, तो उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि वहां पे जो बिजनेसेस हैं उनका ध्यान रखा जाता है कि उनके पास उनका भी काम अच्छा चले। तो उसके लिए उनका एक तरीका है। उस तरीका यह है कि आपका जो काम है वो आप करोगे या आप जैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति। अब ये नहीं कि आपका जो कंपटीशन, तो वहाँ रिटेलर का कंपटीशन रिटेलर से और यहाँ रिटेलर का कंपटीशन होलसेलर से, होलसेलर का कंपटीशन मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर का कंपटीशन होलसेलर और रिटेलर दोनों से है, क्योंकि होलसेलर और रिटेलर दोनों छोटी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। पर वहां ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद उन्हें फूड लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप खाद्य पदार्थ की बिक्री कर रहे हैं तो फूड लाइसेंस से पहले खाद्य पदार्थ का रख रखाव, उसकी हैंडलिंग हैंडलिंग प्रक्रिया में कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग या एजुकेशन होती है, वह दी जाती है। और उससे संबंधित कोई मशीन जैसे फ्रिज आदि का इंस्टॉलेशन किया जाता है, जो कि फॉर्मेट डिजाइनिंग का हिस्सा है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर आप फूड से संबंधित कोई भी आइटम वहां पर बेच रहे हैं तो आपको फूड लाइसेंस लेना होगा और उससे संबंधित कोई भी ट्रेनिंग होगी या एजुकेशन होगी वह आपको लेनी पड़ेगी। और वहां पर जो भी रिक्वायर्ड मशीनें होती हैं जो कंपलसरी हैं, जैसे कुछ आइटम ऐसे होते हैं अंडा, मक्खन, अगर वहाँ की रिसर्च ने ये बताया है कि इसे फ्रिज में रखना है तो वहाँ फ्रिज में रखना अनिवार्य है, नहीं तो आपको आपकी सेवाओं को पहले तो अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। और अगर अप्रूवल मिला, पहले तो अप्रूवल नहीं मिलेगा और आपने वैसा कर लिया, उसके बाद अप्रूव्ड हो गया और बागे उसे कंटिन्यू नहीं रखा कि शुरुआत में तो आपने अंडा फ्रिज में रखा, बाद में फ्रिज खराब हो गया, तो आपने ऐसा नहीं करा, तो जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो आकर आपको समय समय पर परेशान करेंगी, उसमें आपको समस्या होगी। तो मित्रों, ऐसा करना वहां के फॉर्मेट डिजाइनिंग का हिस्सा है। इसके बाद रिलेटेड डिपार्टमेंट द्वारा सेवाओं को सकारात्मक रूप से अप्रूव्ड किया जाता है। मतलब जो अथॉरिटी है, जो रिलेटेड अथॉरिटी है, अब हम इन सब चीजों को चेक करने के बाद उन्हें अप्रूव करेगी और ये सभी कार्य सकारात्मक रूप से किए जाते हैं, जिससे सेवाधारक का सेंटिमेंट सेवाओं के प्रति और देश के प्रति पॉजिटिव रहे। मतलब ये कार्य जो है, ये कंप्लायंसेस बोलते हैं, ये सब कोई जो रिटेलर है या होलसेलर है, कोई भी बिजनेसमैन है, उसे परेशान करने का कोई तरीका नहीं है। इसके बाद दुकान का ओनर कुछ नियमों के साथ अपनी दुकान की अंदर की रिसर्च के अनुसार चला सकता है। मतलब अब जो यहाँ पर जो रिटेलर है, वो कुछ नियम तो देश के होते हैं जो रिसर्चर डिसाइड करते हैं, जो उस कैटेगरी से संबंधित होते हैं। उन नियम को ध्यान में रखते हुए अपनी जो पर्सनल रिसर्च होती है, जैसे फैक्ट्री की पर्सनल रिसर्च होती है, अब जो होलसेलर है, जो रिटेलर है, उनकी छोटी व्यवस्था है, तो उसमें ओनर कोई बहुत बड़ा विभागीय रिसर्च नहीं, अपने दिमाग में रिसर्च कर लेता है, तो उससे जो नियम बनते हैं
उन नियम के आधार पर वह अपनी दुकान चला सकता है। अब वह नियम क्या है? पहला नियम, फिक्स प्राइस शॉप, जिसके लिए आपको हर उत्पाद पर प्राइस टैग लगाना होगा। फिक्स प्राइस टैग को दुकानदार अपनी समझ से, अपनी दुकान की रिसर्च से, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए ऊपर नीचे कर सकता है। यह देश का नियम है। ये वहां पर उस कैटेगरी की रिसर्च का नियम है, मतलब ये कोई रिटेलर का पर्सनल रूल नहीं है। दूसरा नियम है जी, कैश सेल और कैश परचेज। मित्रों, विकसित देशों में कैश सेल और कैश परचेज का नियम है। यह पूरा फॉर्मेट ही फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कैश परचेज नहीं करेंगे तो देश का नियम बिगड़ जाएगा। उसके इसके कारण आपका माल भी कैश नहीं बिकेगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि विकसित देशों में कैश सेल और कैश परचेज कंज्यूमर लेवल पे एक नियम है। और वहां पर क्या है कि अगर मुझे आपका माल कैश खरीदना पड़ रहा है रिटेल लेवल पर, तो मेरी व्यापारिक व्यवस्थाओं में मेरा माल भी तो कैश बिकेगा। तो इसलिए वहां पे कैश खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सबके माल कैश पे बिक रहे हैं। अच्छा जी, और यहाँ अगर आपको उधार लेना है तो आप वो क्रेडिट कार्ड पे बैंक के थ्रू ले सकते हैं, वो आपकी समस्या है। और होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग में एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद आपको वो पेमेंट करनी पड़ती है। मतलब हमारे यहाँ जैसे उधार माल बिकता है, और उधार माल बिकना के बाद कभी कभी तो ये समस्या आती है कि पैसा ही नहीं आता, और ये समस्या पूरे देश की समस्या है। और इससे रिटेलर भी परेशान है, होलसेलर भी परेशान है, और मैन्युफैक्चर भी परेशान है। और पता चला बाद में वो पैसे ही मर जाता है। अच्छा, इस उधार बिक्री का एक कारण जो मुझे समझ में आया वह यह भी है कि यहाँ पर लोग बहुत गरीब हैं, ना उन पे अच्छे रोजगार हैं, ना अच्छी नौकरियां हैं। अच्छे रोजगार और अच्छी नौकरियों का अर्थ ये है कि वे नौकरियां, वे रोजगार या तो वो अच्छी सैलरी देती हों, या वो अच्छी तनख्वाह देती हैं, जिस कारण से यहाँ पर उधार बिकता है माल। और कभी कभी पेमेंट इसलिए डूब जाती है क्योंकि जो यूजर है उसके यहाँ पे इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क के कारण उनकी व्यवस्थाओं में नुकसान हो रहा है। अब उस नुकसान के कारण उसका व्यापारिक लाभ और उसकी सैलरी कम पड़ जाती है, और उसके बाद उसे उधार लेना पड़ता है। उधार लेने पे उसे ये समझ नहीं आता मुझे करना क्या है, जिससे वो अपना उधार चुका नहीं पाता। पर मित्रों, इन सब समस्याओं का जो हल है वो लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैंने इन सब चीजों पे ये कह लो कि बहुत शोध किया है, और ईश्वरीय शक्तियों के
से प्राप्त ज्ञान के अनुसार इसका हल है केवल एक दिशा ज्ञान। दिशा ज्ञान में जो ईश्वरीय शक्ति आप लोगों को बात बताती हैं, अगर उन बात का आपने पालन किया तो आशा करता हूँ ये सब समस्या, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या है, अच्छी तनख्वाहों का ना होना, और इससे मिलती जुलती और बहुत सारी समस्याएं, इन सभी समस्याओं का समाधान है दिशा ज्ञान। हाँ, उसे देने में, मुझे आप तक पहुंचाने में थोड़ी समस्या हो सकती है। कभी कभी ऐसा होगा मैं अपनी बात को ढंग से समझा पाऊंगा, कभी ऐसा होगा कि नहीं समझा पा रहा, दोबारा समझाना पड़ रहा है, थोड़ा आप लोगों को समस्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम है मिनिमम बेसिक सैलरी टू ऑल एम्प्लॉयज। अब ये भी देश का नियम है भाई। मित्रों, विकसित देश में 1 घंटे में $10 मिनिमम रेट है। ये पहला था, अब थोड़ा और बढ़ गया है, जो दुकान पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को दिया जाता है। एम्प्लॉयज की सैलरी तजुर्बे के आधार पर ज्यादा भी हो सकती है। यह एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की आपसी सहमति पर कम ज्यादा किया जा सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो वहां पर प्राइवेट एम्प्लॉय और सरकारी जो लोग हैं उनकी सैलरी गवर्नमेंट डिसाइड करती है और दोनों की एक ही तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट एम्प्लॉय की अलग सैलरी है और सरकारी की अलग। बस सरकारी जॉब में कुछ चीजें जैसे इंश्योरेंस, पेड लीव वगैरह मिलती है, वो प्राइवेट से अलग होती है। तो वहां पर जितने भी लोग कार्य करते हैं उन्हें एक अच्छी सैलरी मिल पाती है, और ये तो बेसिक सैलरी, उसके बाद एक्सपीरियंस के अनुसार वो कम ज्यादा की जा सकती है। अच्छा जी, चौथा नियम है किसी भी एम्प्लॉयर से एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता। ये भी देश का नियम है। मतलब विकसित देशों में सर एक बहुत अच्छी बात यह है, वहां पर हर सेवा इस तरीके से डिजाइन की गई है कि वहां पर सभी लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। मतलब अगर आपके पास रिटेलर का लाइसेंस है तो अब एक होलसेलर रिटेल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर वो ओनर का ध्यान रख रहे हैं कि उसका धंधा अच्छा चले। जब उसका धंधा अच्छा चलेगा, जब भी तो वो अच्छी तनख्वाह एम्प्लॉय को दे पाएगा, जब भी तो वो सरकारों को टैक्स दे पाएगा। और यहाँ पर ईश्वरीय शक्तियां ये कहती हैं कि किसी भी देश में जो टैक्स दिया जाता है उस टैक्स को व्यापारी दे पाए, उसकी व्यवस्था, उसका फॉर्मेट सरकारों को डिजाइन करना पड़ता है। अब ये अलग बात है, इसे थोड़ा विस्तृत तरीके से मैं अलग उसमें समझाऊंगा, और मोटा मोटा यहाँ बीच में दिमाग में आ रही थी सर समस्या ये है मैं बातों को भूल जाता हूँ, फिर लिख नहीं पाता, तो फिर वो निकल जाती है। इसलिए यहाँ मैंने इस वीडियो में इसलिए बता दी कि कल को मैं इसे एक्सप्लेन करना भूल गया तो आप देखकर मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, तो वो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ज्यादा काम नहीं लिया जाता, और एक हफ्ते में 5 दिन अर्थात एक सप्ताह में 40 दिन से ज्यादा काम नहीं लिया जाता है। इससे ज्यादा काम लेने पर सैलरी का 1.5 गुना देने का देश का नियम है। मतलब पूरे देश का एक ही नियम है, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। और वो ये नहीं है कि अलग अलग मालिक अलग अलग नियम बना रहे हैं और इससे एम्प्लॉय को नुकसान हो रहा है। विकसित देशों में अगर 10 जगह
जो वहाँ का डिसिप्लिन है, वहाँ का अनुशासन है, वहाँ की सरकारें हैं, वो एम्प्लॉय का सोच रही हैं तो वो एम्प्लॉयर को भी सोच रही हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो सरकारें जो है एम्प्लॉय के विषय में बात कर रही है, एम्प्लॉयर के विषय में काम कर, मतलब उन व्यवस्थाओं में कोई डिप्रेशन में नहीं है। और उसका कारण है उनके काम करने के तरीके। और आप लोगों के सोच में ये रहता है कि हमारी सरकारें बुरी हैं, हमारे प्रशासनिक लोगों को काम करना नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है साहब। अब पांचवा नियम है जी मनी बैक पॉलिसी। विकसित देशों में मनी बैक पॉलिसी एक नियम है। अलग अलग दुकानों पर थोड़े थोड़े अलग अलग नियम है। मतलब आपको जो आपने माल बेचा है, अगर किसी भी सूरत में उसे जो यूजर है उसे वापसी करना चाहता है नियमों के अनुसार, तो आपको लेना पड़ेगा। इस नियम के बाद माल की बिक्री के उपरांत 15 दिन के अंदर माल की वापसी की जाती है। एक मतलब किसी एक शॉप का मैं आपको नियम बता रहा हूँ, अलग अलग शॉप के अलग अलग नियम है। उसमें आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। इससे क्या लाभ होता है? मतलब जैसे आप लोग, भाई मैं तो ये कह लो कि मैं तो कभी किसी डेवलप कंट्री में गया नहीं, और आप सब लोग गए होंगे पक्का, मेरे से ज्यादा उन व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। और आप लोगों को ये पता है कि वहां पे मनी बैक पॉलिसी होती है, पर ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये आपको नहीं पता। मुझे कारण सहित पता है कि वहां पर ऐसा क्यों होता है, और इसके लिए मुझे जो सहायता मिलती है वो ईश्वरीय शक्तियों से, इंट्यूटिव होने के कारण, मेरे साइकिक होने के कारण मिलती है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत महान आदमी हूँ। भाई सामान्य आदमी आप जैसा ही हूँ मैं, आप लोगों की तरह खाता पीता हूँ, काम करता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। इससे यह लाभ होता है, आप उन व्यवस्थाओं में देखो सब माल अपना फिक्स रेट पे बेच रहे हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं है। परंतु आप माल लेने से पहले कंपेयर कर सकते हैं कि भाई आप गूगल सर्च कर सकते हैं, छोटी दुकानें हैं तो दो तीन दुकानों से मालूम करके रेट ट्राई कर सकते हैं। और वहाँ दुकानों का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप अंदर जाओ बाहर आ जाओ तो आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। यहाँ तो क्या है कि दुकानों का स्ट्रक्चर ऐसा है, मालिक से रूबरू होते हैं तो माल अगर हमने देख लिया एक बार तो छोड़ने में बड़ी समस्या होती है, कुछ लेना ही पड़ता है, अब चाहे वो महंगा हो सकता हो। पर वहां पे क्या है, आप बार्गेन कर लो, वो सॉरी, वहां पर क्या है कि आप कंपेयर कर लो। पर किसी दिन ऐसा हुआ बहुत जल्दी में है और आपको कुछ माल खरीदना है, आप जल्दी से गए और माल खरीद के लिए आए और घर पे आके ही पता चला आपको माल महंगा है, तब आप क्या करोगे? तब आप सीधा सीधा आप उसे अगले दिन जाके वापसी कर सकते हो और उस दुकान से खरीद सकते हो जहां पे आपको लग रहा है सस्ता है, या आपको ऐसा लगा कि वो सामान पुअर क्वालिटी का है तो आप उसे वापसी कर दो, अगले दिन दूसरी दुकान से ले आओ। तो जो वहां पे फिक्स प्राइस का रूल है वो मनी बैक पॉलिसी के कारण अच्छे से काम कर पाता है। आप देखना वहाँ व्यापारिक व्यवस्थाओं में कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे कि भाई तुम महंगा दे रहे हो कुछ सस्ता दे रहे हो। अच्छा, दुकानदार अगर वहां महंगा बेच रहा है तो वो उसकी समस्या, उसका रोजगार घट जाएगा, उसे परेशानी होगी। अच्छा जी, छठा जो रूल है, एम्प्लॉय को टाइम से 15 मिनट पहले आना होता है और आधे घंटे का अनपेड
लंच ब्रेक मिलता है। मतलब वो एक देश का नियम है कि जैसे जो भी आपका एज एन एम्प्लॉय आपको अपने प्रस्थान में आने का जो भी समय है उससे 15 मिनट पहले आना पड़ेगा आपको। अब इस पर ही लोगों आप देखना कि आप आपके देश में तो इसी मामले में विवाद है, और वहां पे एक देश की रिसर्च ने के नियम फिक्स कर रखा है, तो उससे विवाद ही खत्म हो गया। 7वां नियम है टैक्स। उसके लिए संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जो भी टैक्स की प्रक्रिया को समझने में जो भी सहायता की आवश्यकता होती है वह संबंधित विभाग द्वारा की जाती है। इसके बाद समय समय पर रेगुलेटरी बॉडी द्वारा इन्हीं सेवाओं को इसके बाद समय समय पर रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा इन्हीं सेवाओं को जिन सेवाओं को अच्छे से ट्रेनिंग एजुकेशन के द्वारा रूल और रेगुलेशन को समझा दिया गया है, रेगुलेट किया जाता है। और रेगुलेशन में यह देखा जाता है कि सेवाधारक सेवाओं की गुणवत्ता के लिए उन नियमों को फॉलो कर रहा है या नहीं, और उस संबंध में जो भी संभव सहायता होती है वह की जाती है।